Good evening and good afternoon, everyone. So, today we are going to see print culture in the modern world, one of the most scoring and high weighted chapter of class 10th. We are going to discuss all the important MCQs, case based, picture questions, 5, 2, and 3 markers, and everything which your history examination needs. So, without a further ado, let's get started. Okay, so if we move on to the first topic of the chapter is with जो है print. Okay, तो print first printed books mainly हम पढ़ेंगे 3 जगह पे. सबसे पहले चाइना, then we have कोरिया जिसके बारे में इतना कुछ नहीं दिया है, एंड थर्ड इज जापान. ओके, सो सबसे पहले जो काइंड ऑफ प्रिंट टेक्नोलॉजी थी दैट वाज डेवलप्ड इन चाइना, जापान एंड कोरिया, एंड दिस वाज द सिस्टम ऑफ हैंड प्रिंटिंग फ्रॉम 594 AD. ठीक है, 594 AD से चाइना ने प्रिंटिंग सबसे पहले चालू की. सबसे पहले टाइप ऑफ प्रिंटिंग जो चाइना ने चालू की वॉज रबिंग पेपर अगेंस्ट द इंक सरफेस ऑफ वुड ब्लॉक्स, जिसको हम जिसको हम कहते हैं वुड ब्लॉक प्रिंटिंग. ठीक है, अगेंस्ट द सरफेस ऑफ वुड ब्लॉक्स. As both the sides of the thin porous sheet could not be printed, the traditional Chinese accordion book was folded and stitched at the sides. अब हो क्या रहा था? ओके, समझ लो कि एक पेज है. ठीक है, इस पर तुम कुछ प्रिंट करके वुड ब्लॉक से प्रिंट करके निकाल रहे हो. ठीक है, एंड और एक पेज है, यहाँ पे तुम कुछ प्रिंट कर रहे हो. अब जब पेज की क्वालिटी ख़राब रहेगी तब इंक ऐसे इम्प्रिंट होगी ऑन द बैक साइड, ऐसे कि तुम पीछे वाली साइड पे लिख नहीं पाओगे. तो इन दोनों पेजेस को ज्वाइन किया जाता था, मेकिंग देम लुक लाइक अ सिंगल पेज जिसके आगे और पीछे दोनों साइड पे प्रिंट किया है. गॉट इट? सो दिस इज हाउ प्रिंट वर्क. नाउ द इम्पीरियल स्टेट इन चाइना फॉर वेरी लॉन्ग टाइम द मेजर प्रोड्यूसर ऑफ प्रिंट मटीरियल. अब इधर से आता है तुम्हारा क्वेश्चन. Okay. So China for a very long time was the major producer of printed material. अब क्यों? Why? इसका सबसे पहला रीज़न है ब्यूरोक्रेसी, एंड सेकेंड रीज़न है अर्बनाइजेशन. अब इन दोनों रीजंस को तुम एल्यूसिडेट कैसे करोगे? सो लेट मी टेल यू. जो चाइना है उनमें ब्यूरोक्रेटिक एग्ज़ाम्स होती थी सिविल सर्विस की एग्ज़ाम हो रही है तो स्टूडेंट्स रहेंगे, स्टूडेंट्स को बुक्स लगेंगे, और ये जो टेक्स्ट बुक्स फॉर एग्जामिनेशन थी वो स्पॉन्सर्ड थी इम्पीरियल स्टेट के द्वारा. सो 16th सेंचुरी से चाइना में नंबर ऑफ एग्जामिनेशन कैंडिडेट्स बहुत ज़्यादा रैपिडली बढ़ गए, और जिसकी वजह से वॉल्यूम ऑफ प्रिंट भी बढ़ गया. ये था इसका फर्स्ट रीज़न. अब सेकेंड रीज़न क्या है? अर्बनाइजेशन. किधर गया अर्बन कल्चर जो चाइना में ब्लूम हुआ, जिसकी वजह से प्रिंट का यूज़ डाइवर्सिफाइड हुआ. प्रिंट जो था वो अर्लियर से स्कॉलर लोग यूज़ करते थे, बट नाउ मर्चेंट्स ऑल्सो यूज प्रिंट्स इन देयर डेली लाइफ. मतलब सबसे पहले तो मर्चेंट्स ऑल्सो यूज प्रिंट इन देयर डेली लाइफ. दूसरी बात मतलब स्कॉलर्स तक सीमित नहीं था, आम आदमी भी प्रिंट को यूज़ कर सकता था. अब दूसरी बात जो थी, प्रिंट जो था वो एक लीजर एक्टिविटी बन चुकी थी. लीजर एक्टिविटी माने nowadays we have a hobby of reading novels and books and poetries. Similarly उस ज़माने में fictional narratives, poetries, autobiographies, anthologies, romantic plays of course were a part of leisure activity for people. People started reading these books just for fun. ठीक है, उनके हॉबी के लिए. अब घर पे पड़े क्या ही करें.
सो एज प्रिंट बिकेम अ लीजर एक्टिविटी, इसमें आप सब पॉइंट डाल के लिख सकते हो कि रिच वुमेन began to read and also publish their poetry and plays. So rich women ने क्या किया, पोएट्री और प्लेस, सॉरी दो चीज़ें पब्लिश की. एंड वाइफ्स ऑफ स्कॉलर ऑफिशियल्स पब्लिश देयर वर्क्स एंड कोर्टिसन्स रोट अबाउट देयर लाइफ्स. अब वाइफ्स ऑफ स्कॉलर्स एंड फिफ्थ इज कोर्टिसन्स, इन लोगों ने भी अपने बारे में लिखना चालू किया और अपनी लाइफ पब्लिश करना चालू किया. अब इफ़ यू वुड हैव नोटिस्ड मेजरली स्कॉलर एंड रिच लोगों की वाइफ्स इसमें इन्वॉल्व थी एंड नॉट दी वाइफ्स ऑफ पुअर पीपल. क्यों? क्योंकि एट दैट टाइम प्रिंट वॉज नॉट दैट अफोर्डेबल, और तब कैसे तुम लिख के हैंड प्रिंटिंग होती थी. सो इट बिकेम मोर एक्सपेंसिव बिकॉज इट वॉज अ हैंड printing and it was a tedious job to print books with the help of hands, writing and duplicating each and every copy. So the tedious job took more money, and this is how new reading culture was accompanied by technology. Now how reading culture plus technology ये कॉम्बो हुआ. अब ये कैसे हुआ? क्योंकि वेस्टर्न, अब पहली चीज़ तो आपने नोटिस किया होगा चैप्टर 1 से लास्ट चैप्टर तक हर चीज़ में वेस्टर्न लोग आना ज़रूरी है. तो ऑब्वियसली वेस्टर्न प्रिंटिंग टेक्निक्स एंड मैकेनिकल प्रेसेस वर इम्पोर्टेड इन द लेट 19th सेंचुरी. अब ये बात की बात है जब चाइना बोलो, जापान बोलो, इधर उधर मेन ओरिजिनल आइडिया ऑफ प्रिंटिंग इन्हीं लोगों ने दिया था. बट आफ्टर 19th सेंचुरी, मतलब एकदम फास्ट फॉरवर्ड हो गया इधर. सो आफ्टर 19th सेंचुरी वेस्टर्न प्रिंटिंग टेक्निक्स इम्पोर्ट किए गए. ठीक है, वेस्टर्न पावर्स ने अपने प्रिंटिंग प्रेसेस एस्टैब्लिश किए चाइना में. इस टाइम पे शंघाई बिकेम द हब ऑफ न्यू प्रिंट कल्चर एंड इट वाज केटरिंग द नीड टू वेस्टर्न स्टाइल स्कूल्स. इतना ज़्यादा दबदबा था वेस्ट की पावर का. फ्रॉम हैंड प्रिंटिंग देयर वाज नाउ अ ग्रेजुअल शिफ्ट टू मैकेनिकल प्रिंटिंग. तो क्वेश्चन ऐसे आएगा तो कि हाउ हैंड प्रिंट शिफ्ट हुआ मैकेनिकल प्रिंट तक. ओके, इतना सब एक साथ कैसे हाईलाइट हो जा रहा है. ठीक है, जो हाईलाइट होना है वो तो होता नहीं. नेवर माइंड. सब अरे अब नहीं हो रहा. अरे ओके, नेवर माइंड. अब हम देखेंगे प्रिंट कैसे जापान में गया. जापान में देखो, हमने पहले चाइना कवर किया. चाइना में थी अकॉर्डियन बुक एंड ऑल. अब बुद्धिस्ट मिशनरीज कहाँ से? चाइना से. इन्होंने इंट्रोड्यूस किया प्रिंट. लेट्स टेक सम गुड कलर. हाँ, सो बुद्धिस्ट मिशनरीज तो थी, उन्होंने चाइना से, मतलब बुद्धिस्ट मिशनरीज थी ये चाइना. इधर वो डेडली वाला साइन बना दो. यहाँ पे थी बुद्धिस्ट मिशनरीज. अब यहाँ से बुद्धिस्ट मिशनरीज ने लेके गए ये जापान में. क्या लेके गए? हैंड प्रिंटिंग मेथड, मतलब दी मेथोडोलॉजी ऑफ प्रिंटिंग. वो भी कब? 768. उधर चालू कब हुआ था? अराउंड 500 AD, और वो जापान पहुंचा अराउंड 700 AD. मतलब कितने नंबर ऑफ ईयर्स बीच में चाइना ने ये सीक्रेट टेक्निक ऑफ प्रिंटिंग छुपा के रखी थी. अब जब बुद्धिस्ट डायमंड सूत्रा था, इट वॉज कंटेनिंग 6 शीट्स ऑफ टेक्स्ट एंड वुड कट इलस्ट्रेशंस. द पिक्चर्स. सबसे पहले तुम एक चीज़ याद रखो, ये बुद्धिस्ट डायमंड सूत्रा से एक क्वेश्चन आता है विच वॉज अ ओल्डेस्ट जापानीज बुक 868 AD में. सो ओल्डेस्ट बुक ऑफ जापान है डायमंड सूत्रा, जो है एक 6 शीट की बुक जिसमें वुडकट इलस्ट्रेशंस और हैंड रिटन टेक्स्ट दोनों हैं. ठीक है, अब धीरे धीरे चीज़ें बनने लग गई, लाइक प्लेइंग कार्ड्स, पेपर मनी,
इन मिडीवियल जापान। पोइट्स थे, प्रोज लिखने लगे, राइटर्स चीज़ें लिखने लगे, और जैसे जैसे कि द मोर वन थिंग बिकम्स कॉमन, द मोर चीपर इट बिकम्स। अब तुम चिप्स लिख के पैकेट लेने जाओगे, बहुत कॉमन है, 10 रुपये का तुम्हें मिल जाएगा। बट ऑन दी अदर हैंड अनकॉमन चीज़ें लाइक गवर्नमेंट लेज और या फिर कुछ बहुत एक्सक्लूसिवली यूनिक, ये सब चीज़ें रहती थी महंगी। अब प्रिंट एट ए टाइम वॉज मच यूनिक, वेरी मच यूनिक, क्योंकि भाई कुछ लिखा हुआ मिलना एट दैट टाइम वेर श्रुति एंड स्मृति कल्चर्ड वॉज nourished and nurtured, getting something in written was considered as a luxury and which was only accessible to the elites. But now, as the method of printing simplified, print started becoming cheap and abundant year by year. और अभी तो तुम सिर्फ 868 AD में हो, आगे आगे देखो होता है क्या। अब प्रिंटिंग ऑफ यूजुअल मटेरियल्स जो थे, दैट लेड टू द इंटरेस्टिंग पब्लिक प्रैक्टिसेस इन 18th सेंचुरी। बेसिकली 18th सेंचुरी में जो प्रिंटिंग की पब्लिशिंग प्रैक्टिसेस थे, दे स्टार्टेड गेटिंग इंक्रीजिंग। हाउ पीपल स्टार्टेड प्रिंटिंग एंड पेंटिंग का रिलेशन एस्टैब्लिश करना चालू कर दिया। हाउ नाउ द फ्लरिशिंग अर्बन सर्कल्स एट ईडो, एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट। Now the flourishing urban circles at Edo, which was later to be known as Tokyo, illustrated the collections of painting and depicted elegant urban culture involving artists, courtesans and tea house gatherings. Now print transformed into a way of painting where these paintings from Okyo depicted the routine life of people such as tea house gatherings or urban culture and started depicting modern ideas. Libraries and bookstores are also built. So this was a part of print in Japan where libraries and bookstores were built. Now this printing culture of painting was first established in Edo, Tokyo, right? Now this printing culture further flourished to so much that libraries and bookstores were to be packed with hand-printed materials of various types. Books on women, musical instruments, calculations, tea ceremony, flower arrangements, and proper etiquette, as proper etiquette was a part of Japan's culture. Now, similarly, the example of these books and libraries is Tripitaka Koreana, which is a Korean culture. Now, initially we talked about the libraries and bookstores of Japan. Similarly, libraries and bookstores also flourished in Korea, and one of the example is Tripitaka Koreana. This was a collection of Buddhist scriptures and which was around 8,000 woodblock printing books were stored in it, and see how beautiful it is. Okay. Now let's fatafat read about Kitagawa Utamaro, who actually, okay, now a genuine question, please kindly address it. Is this a, okay, I will not speak anything. Please, genuine question, address me, मेरे को ये नहीं पता है, tell me, थोड़ा knowledge दो मेरे को भी, ठीक है। अब कीतागावा उतामारो ईडो टोक्यो में क्या होता है, जल्दी बताओ, जल्दी क्या हुआ था टोक्यो में, टेल मी। टोक्यो में ये जो टाइप ऑफ प्रिंटिंग्स थी, ये फ्लरिश हुई थी, टाइप ऑफ पेंटिंग्स डिपिक्टिंग डेली लाइफ, वुमेन, ब्ला ब्लू ब्ला, ठीक है। अब ना मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ओक्यो और ईडो में कंफ्यूज करते हैं। भाई ये जो प्राणी था ये रहता था ईडो में, अब प्राणी से ले बोल रही हूँ क्योंकि मेरे को नहीं पता कौन है ये, ठीक है। ये रहता है ईडो में और इस टाइप की पेंटिंग को, इस फॉर्म ऑफ आर्ट को उक्यो कहते हैं, जगह को उक्यो नहीं कहते माते। Okay, so depiction of ordinary human experiences, especially urban experiences, traveled from the contemporary US, Europe and influenced artists like Manetee। ये सब कोई नहीं पूछेगा, वैन गॉग के बारे में तुमने पढ़ा होगा। Now then a skilled woodblock carver pasted the drawing on a wood block carved on the printing block, and इस वजह से एक ड्राइंग्स के बहुत सारे फॉर्म्स हो रहे थे। वही वुड ब्लॉक प्रिंटिंग से ड्राइंग बनाओ, या और एक उकियो स्टाइल ड्राइंग जहाँ पे
टी हाउस गया, देखे कि अंकल जी चाय पी रहे हैं, आंटियाँ चाय बना रही है, मोर एंड मोर. So orthodox, I believe. Okay, now we are talking about the most important part of the chapter where print started coming to Europe. Now what happened when print started coming to Europe? जब print discover हुआ चाइना में, वो गए उधर से जापान में, कोरिया में ट्रिपिटिका कोरियाना से लाइब्रेरीज भर गई थी. इन सब के वक्त do you think a country like Europe will not interfere in this? Of course it will. So for centuries तुमको पता है सिल्क रूट, इन सब चीज़ों का कनेक्शन जो तुमने चैप्टर 3 में पढ़ा है, ये सिल्क रूट ने जैसे कमोडिटीज़ लाइक चाइनीज़ पॉटरी, टेक्सटाइल, स्पाइसेस, गोल्ड, सिल्वर, ये सब ट्रांसपोर्ट किया. अब एक स्टॉप आया इसके ट्रांसपोर्ट पे जो था प्रिंट. यस, नाउ दीज कंट्रीज ऑल्सो स्टार्टेड शेयरिंग द आइडियाज ऑफ प्रिंट टू यूरोप. जैसे जैसे लोग यूरोप से इधर या फिर इधर से इधर जाने लगे, वो अपनी किताबें लेके आते थे. अब यूरोप के लोग किताबें देख के बौखला जाते थे, ये क्या चीज़ पढ़ रहा है पता नहीं. इसीलिए 11th सेंचुरी में चाइनीज़ पेपर था वो यूरोप पहुंच गया, सेम सिल्क रूट से चाइना से यूरोप पहुंचा. फिर अब ये तो यूरोप तक ही पहुंचा था, इटली, फ्रांस, ये सब जगह मेन सेंटर ऑफ रिवोल्यूशन. क्या आपको लगता है ऐसी जगह में कोई ऐसा तड़कता भड़कता खोलते घूमने वाला इंसान नहीं होगा जो नए इन्वेंशंस और मेथड्स ऑफ इनोवेशंस लाएगा? ऑफ कोर्स देयर वाज अ पर्सन इन 1295, मार्को पोलो. हु वाज मार्को पोलो? एक एमसीक्यू आता है, द बुक ऑफ एक्सप्लोरर्स, ये मार्को पोलो ने लिखी थी, याद रखना. अ ग्रेट एक्सप्लोरर लर्न टू इटली आफ्टर मेनी ईयर्स ऑफ एक्सप्लोरेशन इन चाइना. अब उसने चाइना में बहुत साल गुजारे, एक्सप्लोर किया, मतलब इन शॉर्ट एज ए स्पाई एजेंट गया था. धुरंधर देखिए ना, हाँ, एज ए स्पाई एजेंट गया था यूरोप, इटली से चाइना. और चाइना में गया, ढूंढ के निकाला क्या चल रहा है, इनकी एडमिनिस्ट्रेशन कैसी चल रही है, ये सब देखते उसे क्या दिखा? पेपर. एंड द मेथड ऑफ प्रिंटिंग ही ब्रॉट बैक टू यूरोप. एंड नॉट ओनली डिड ही ब्रिंग बैक दिस पेंटिंग टू इटली, ही ऑल्सो एडवांस्ड इट. The people of this also aim to advance it and add on technological advancements so that printing things becomes more easier. Now the luxury editions of books were still available. जैसे जैसे हर चीज़ की नाइकी का लग्जरी एडिशन, फलाना ढमकाना, सबका लग्जरी एडिशन होता है ना, वैसे उस टाइम पे बुक्स का भी लग्जरी एडिशन था जो वेलम से बनती थी. ओके, आई डोंट अग्री दिस, बट वेलम इज़ अ काइंड ऑफ एकदम लेदरिश पेपर जो एनिमल स्किन से बनाया जाता था, विच वॉज मेंट फॉर एरिस्टोक्रेटिक सर्कल्स. और वो बड़े शो ऑफ करके पढ़े थे, देखो हम वेलम की बनी बुक से पढ़ रहे हैं. भाई तू गलत काम कर रहा है. Anyways, now rich monastic libraries scoffed at print books as cheap as vulgarities. Merchants and students in universities, towns bought cheaper printed copies. ठीक है. Now क्या aristocratic circles क्या यूज़ करते थे? वेलम वाली बुक्स. और जो स्टूडेंट्स थे अपने सिंपल सादे, वो यूज़ करते थे चीप प्रिंटेड कॉपीज़. क्योंकि पैसा कहाँ से आएगा? दोस्त से उधार मांगने जाओ तो उसके पास भी नहीं रहता. नेवर माइंड, होता तो है पर कोई देता नहीं. हाँ, तो मैंने कुछ नहीं बोला. एज द डिमांड ऑफ बुक इंक्रीज, द बुक सेलर्स ऑल ओवर यूरोप बिगेन एक्सपोर्टिंग बुक्स टू मैनी डिफरेंट कंट्रीज. मतलब यूरोप ने जो तड़कता भड़कता फटाका फोड़ा है ना अपने, इसमें क्या बताऊँ मैं तुमको. मतलब चाइना से उन्होंने लाई चुरा के प्रिंटिंग की आइडिया, और अब यूरोप वाले हर जगह एक्सपोर्ट कर रहे हैं बुक्स. पैसा कौन कमा रहा है? यूरोप. ओरिजिन किसका था? चाइना का. कोई बात नहीं, यही फ़ायदा होता है आंसर ना दिखाने का. छुपा के रखते हो ना तुम फ्रेंड से एग्ज़ाम में. चाइना ने भी छुपा के रखी थी प्रिंटिंग की. अब देखो यूरोप का है, चाइना का है. हाँ, so production of handwritten manuscripts was also organized in new ways to meet expanded demand. Scribes or skilled handwriters were no longer solely employed by wealthy people. सब अमीर हो गए थे, सब एम्प्लॉय कर पाते थे. More than 50 scribes often worked for one bookseller. समझो भाई, you cannot understand the intensity of situation. ये एक बंदा, इसको बोलते हैं बुक सेल. इसके पास 50 बंदे एम्प्लॉयड थे जो क्या करते थे? कुछ नहीं, दिन भर बस बैठ के लिखते रहते थे बुक्स को. सीरियसली, कैन यू अंडरस्टैंड द क्रेज ऑफ द थिंग? ठीक है, बट स्टिल
जो प्रोडक्शन ऑफ हैंड रिटन मैन्युस्क्रिप्ट्स था वो इंक्रीजिंग डिमांड्स ऑफ बुक को बिल्कुल सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा था, क्योंकि डिमांड ऐसे टिंग बढ़ते जा रही थी तुम्हारे ग्राफ पर, प्रोडक्शन अब तो वो नीचे आने लग गया था, क्योंकि फटफट बन ही नहीं रही थी चीज़ें। कॉपिंग भी एक एक्सपेंसिव चीज़ थी, लेबोरियस थी और टाइम कंज्यूमिंग थी। एक बुक को तो तुम पता ना, तुम्हें एक नोटबुक कंप्लीट करने के लिए पूरे 18 चैप्टर्स कितने दिन लग जाते हैं भाई। इनको तो 500 पेजेस की बुक कॉपी करके लिखनी है, वो भी एग्जैक्ट अच्छे हैंडराइटिंग में। क्या बात होती है भाई, टाइम लगेगा, पैसा लगेगा, और वो भी इतना सब कुछ करने के बाद वो किस पे लिखते थे? मैन्युस्क्रिप्ट से। मैन्युस्क्रिप्ट्स कैसी थी? फ्रेजाइल थी, अच्छे से पकड़ नहीं पाते थे, थोड़ा सा इधर उधर कर दिया टूट जाती थी, वो लिखा हुआ सब खराब हो जाता था, पानी गिर गया सड़ जाएगा, है ना। और इसीलिए जो चाइना की वुड ब्लॉक प्रिंटिंग था वो ग्रेजुअली बिकेम मोर पॉपुलर, और 15th सेंचुरी के आने तक वुड ब्लॉक्स वर वाइडली यूज्ड इन यूरोप टू प्रिंट टेक्सटाइल्स, प्लेइंग कार्ड्स एंड रिलीजन। ठीक है, मतलब वुड ब्लॉक प्रिंटिंग से तो आगे हम बढ़े नहीं हैं अभी, बट आगे आगे देखो होता है क्या। देयर वॉज क्लियरली अ ग्रेट नीड फॉर इवन क्विकर, मतलब जो वुड ब्लॉक्स से उससे भी जल्दी और चीपर प्रोडक्शन ऑफ टेक्स्ट की नीड थी। मतलब ठीक है, समझ रहे हो, मतलब सिर्फ देखो तुम समझो, तुम ये ठप्पा है, इसको उठा के यहाँ पे रख रहे हो और इधर छाप रहे हो, मतलब ये करने में भी तो तुमको ह्यूमन एफर्ट लग रहा है, तुमको ये करने में भी तो टाइम लग रहा है। तुम ये इंश्योर कर रहे हो ये पेज है, इसकी बॉर्डर है, वो कैलकुलेशन कर रहे हो, उस हिसाब से ठप्पा बना रहे हो, उस ठप्पे को और 100 पेजेस पे मतलब यू कैन अंडरस्टैंड ये भी टाइम कंज्यूम है, मतलब भाई छापने में भी मेहनत लगती है। ओके हाँ, तो इस टाइम पे आए हैं एक शख्स जिनके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैं बहुत अच्छे कलर से उनके बारे में चर्चा करना चाहूँगी। तो ये है हमारे आज के शख्स who has captured the light of the show. Please everyone, I want a round of applause. क्यों करें अप्लॉज भाई? तूने प्रिंट इजी की, इसीलिए आज इतनी टेक्स्ट बुक्स बनी है, इसीलिए आज इतनी नोटबुक्स बनी है, और इसीलिए आज हमको पढ़ना पड़ रहा है। क्यों करें हम तेरे लिए तालियां बजाएं? हाँ, never mind, still we have to study about such guys. Okay, never mind, no hate to any printing. जॉन गुटेनबर्ग भाई, lots of love, तुम्हारे वजह से मैं आज पढ़ा पा रही हूँ। ओके, सो जॉन गुटेनबर्ग वॉज अ सन ऑफ मर्चेंट। देखो ऑलरेडी बिजनेस माइंडसेट था भाई का, मर्चेंट के बेटे थे, एंड ग्रू अप ऑन अ लार्ज एग्रीकल्चरल एस्टेट। अमीरी तो देखो, लार्ज एग्रीकल्चरल एस्टेट, मतलब रिसोर्सेज की तो कमी थी नहीं भाई के पास, एकदम बिजनेसमैन का बेटा था, बड़े बड़े एग्रीकल्चर एस्टेट पे बड़ा हुआ था। फ्रॉम हिज चाइल्डहुड ही हैड सीन वाइन, अरे कुछ गलत लग रहा है, वाइन एंड ऑलिव प्रेसेस। अच्छा ओके, वाइन, ओके गाइस, नो मिसअंडरस्टैंडिंग, ही एक्चुअली हैड ओनली सीन वाइन एंड ऑलिव प्रेसेस, जहाँ पे देखो वाइन कैसे बनाते हैं, लेट मी एक्सप्लेन ना, घर पे नहीं बना सकते बट स्टिल देखो, ऐसे वो ग्रेप्स, फर्मेंटेड ग्रेप्स को लेते थे और उनको प्रेस करते थे जहाँ से उसका एक्सट्रैक्ट निकलता था। ओके, आई गेस ज़्यादा डिटेल नहीं। और ऑलिव ऑयल, यू नो ऑलिव ऑयल पिज़्ज़ा के ऊपर जो डलता है, उसको भी ऐसे ऑलिव्स लेते थे, उनको प्रेस करते थे, उधर से ऑयल निकलता था। सो एक्चुअली ऐसा ही कुछ मैकेनिज्म था कि ऐसा और इधर नीचे ऑलिव, और वो पचक गया। ओके, सो गुटेनबर्ग adapted the existing technology to design his innovation, justify, elucidate और simplify। आगे आने वाली कहानी लिख देना पॉइंट वाइज, फ्लो चार्ट वाइज, ठीक है। अब जो ऑलिव प्रेस थी, ये याद रखना, ऑलिव प्रेस थी, उन्होंने मॉडल दिया प्रिंटिंग प्रेस का, एंड जो मोल्ड्स थे जो वो यूज़ करता था अपने गोल्ड स्मिथ वाले दिमाग में। अच्छा मैंने ये स्किप भी कर दिया। ओके, लेट मी टेल यू, भाई जो था वो ये ऑलिव और वाइन प्रेस में तो काम करता ही था, प्लस वो एक एकदम मस्त एक्सपर्टीज ऑफ गोल्ड स्मिथ भी था। वो पॉलिश करता था और ज्वेलरी बनाता था, टिंकलेट्स बनाता था, मोल्ड्स बनाता था जिसमें तुम गोल्ड डालोगे तो तुमको एक शेप मिलेगा। तो ये मोल्ड्स वाले आर्ट से उसने लेटर्स बनाए प्रिंटिंग के लिए। समझ रहे हो तुम? मतलब तुम जो एग्जिस्टिंग चीज़ कर रहे हो उससे नई चीज़ डेवलप करना,
it requires a lot of brain, which you don't have. Okay, so by 1448 Gutenberg perfected the system and the first book he printed was Bible. मम्मी बोलती है ना, कोई भी काम करो भगवान के नाम से चालू करो, जय श्री गणेश। तो वैसे ही बाइबल में उनके रिलीजन की, क्रिश्चियनिटी की रिलीजियस बुक उन्होंने सबसे पहले छापी। और देखो 180 कॉपीज़, ठीक है, एक दिन में नहीं भाई, 3 सालों में। देखो उस एरा के हिसाब से दैट वाज रियली 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 ग्रेट थिंग। So 180 copies in 3 years sounded like a magic and a sense of astonishment to the normal public। भाई ये हैंड ऑन दी अदर हैंड वो जो हैंड राइटर्स और स्काइन से वो बैठे हैं, एक कॉपी लिखने में उनको आधा साल लग जा रहा है, इसमें 180 कॉपीज़ 3 साल में बना ली। समझ रहे हो, उनकी जॉब खा रहा है वो। द न्यू टेक्नोलॉजी, देखो 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 देखो, ChatGPT आया। पहले क्या बातें चली थी, हाँ AI आ गया, सारी जॉब्स खा जाएगा। अरे दुनिया अभी भी चल रही है मामू, दुनिया अभी भी चल रही है कि नहीं? मैं भी अभी पढ़ा ही रही हूँ, तुम भी अभी पढ़ ही रहे हो, उसी बुक से पढ़ रहे हो जिस बुक से तुम्हारे दादाजी पढ़ रहे थे। NCERT तो वैसे ही है, ठीक है। डॉक्टर भी अभी काम ही कर रहा है, इंजीनियर भी अभी है ही। AI ने एकदम इंस्टेंटली जॉब नहीं रिप्लेस की। एंड सिमिलरली जो ये नई टेक्नोलॉजी आई थी प्रिंट की, उसने जो प्रिमिटिव मेथड ऑफ हैंड प्रिंटिंग बिल्कुल भी रिप्लेस नहीं हुई। एक्चुअली जो हमारे गुटेनबर्ग भाई साहब थे वो बहुत होशियार थे, उनको पता था कि ये होने वाला था। एंड इसीलिए उन्होंने फर्स्ट क्लोजली जो उनकी बुक्स थी दैट रिजेंबल्ड द हैंड रिटन बुक्स की, क्योंकि उन्होंने मोल्ड इस टाइप से बनाए थे जैसे मैं ये ऐसा लिखती हूँ कर्सिव। तो उन्होंने ऐसा नहीं कि ब्लॉक वाला एक सादा सा ए छाप दिया, नहीं, उन्होंने एलिमेंटल ऑर्नामेंटल लेटर्स छापे जिससे ऐसा लगे कि वो हैंड रिटन था। मतलब सपोज ये एक वुड ब्लॉक है, ये वाला है ना, तो उस पर उन्होंने ऐसे लिखा जैसे मेरे को लिखना हेलो, और उस पर मेरे को अपने इफेक्ट्स देने, जैसे मेरे को एक ऐसा इमोजी डालना, सपोज ये वाला। तो उन्होंने ये ऐसा कार्व करके निकाला एक वुड ब्लॉक में और इसको पेपर पे छापा। तो तुम समझ रहे हो, ऐसा भी नहीं लग रहा था वो कि वो हैंड रिटन नहीं है, इट्स रिजेंबल्ड द रिटन मैन्युस्क्रिप्ट्स। Also, other patterns and illustrations were painted in the books for rich, and space for decoration was kept blank on each printed page. Each purchaser could choose design and decide on the painting school what illustrations he could paint. Okay, that I will explain you this with the help of an image. Meanwhile, आगे का पढ़ते हैं। 1400 मतलब 1450 to 1550 printing presses were set up in most countries of the Europe. Printers from Germany traveled to other countries seeking work and helping start in new presses. As the number of printing presses grew, book production boomed, and in the second half of 15th century saw 20 million copies of printed books flooding in the markets of Europe. And up to 16th century about 200 million copies, and that is crazy, रियली क्रेजी। ऐसे शिफ्ट हुआ धीरे धीरे हैंड प्रिंट। AI जल्दी से जॉब्स नहीं लेगा पर धीरे धीरे ज़रूर लेगा। और मैं जिस चीज़ की बात करी थी, तो देखो इट अग्री। अब ये जो तुम कलाकृतियाँ देख रहे हो, गॉट इट। आगे बढ़ते हैं। देखो प्रिंटिंग प्रेस देख लो गौर से, 16th सेंचुरी की प्रिंटिंग प्रेस है। पूरे 15th-16th सेंचुरी में बवाल बस बचा के रखता था अपने गुटेनबर्ग भाई ने। अब अगले वीडियो में हम देखेंगे अ न्यू रीडिंग पब्लिक। मैं तुमको एक बार टॉपिक्स ब्रीफ कर देती हूँ। इसमें बोला था कि इस टॉपिक में बताया गया है कि कैसे हियरिंग पब्लिक एंड रीडिंग पब्लिक बिकेम इंटरमिंगल्ड। वाह हाईलाइटर साहब।
अब रिलीजियस डिबेट्स एंड रिफॉर्म्स में मेनली बताया गया है मार्टिन लूथर और उसके समझने के लिए मार्टिन लूथर और उसके 95 थीसिस के बारे में। छोड़ो भाई, आई गिव अप ऑन दिस हाईलाइटर। और कैसे प्रिंट के डिबेट्स की वजह से चीज़ें और डिफ़िकल्ट होने लगी। अब प्रिंट एंड डिसेंट के बारे में एक महान हस्ती के बारे में बताया गया है जो है मियोशियो। आगे जाए तो ये देखो, आगे जाए तो रीडिंग मीनिया में बताया गया है रीडिंग पब्लिक के बारे में। एक सेकेंड, कि कैसे कैसे टाइप के बुक्स लाइक एलमनैक्स और चैप बुक्स एंड बिलियोथिक ब्लू ये सब पब्लिश होने लग गए। अब ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ट्रेम्बल बिफोर द टायरेंट्स ऑफ द वर्ल्ड। ये डायरेक्ट स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में आता है जिसमें डेस्पोटिज्म के बारे में कहा गया है। ये कहा था सेबेस्टियन मर्शियर ने, लुईस सेबेस्टियन मर्शियर। उसके बाद फ्रेंच रिवॉल्यूशन, जो हम बचपन से जब से ज़िंदा हुए तब से पढ़ने आए हैं। फ्रेंच रिवॉल्यूशन कैसे हुआ और प्रिंट ने कैसे कोलैबोरेट किया, उसके 4 पॉइंट्स दिए हैं। आई गेस 4 ही हैं। फिर 19th सेंचुरी में बताया गया है कैसे चिल्ड्रन, वुमेन, वर्कर्स काम कर रहे थे। और फर्दर इनोवेशंस बताया है जिसमें रिचर्ड एम हो ऑफ न्यूयॉर्क के बारे में तुम पढ़ोगे। वेरी ब्यूटीफुल चैप्टर इट इज़। आई गेस अगले वीडियो में ख़त्म हो जाना चाहिए क्योंकि ऑलरेडी 30 मिनट्स का हो चुका है ये वीडियो। फिर मैन्युस्क्रिप्ट्स के बारे में बताया गया है। और अब मेन मज़ा पता है कब आती है, मैं तुमको बात बताऊँ एक सच, ये इंडिया वाले पार्ट से ज़्यादा 5 मार्क का क्वेश्चन बनता है। तुम वो बीच का पार्ट ठीक है पढ़ लो, बट आई एम ईगर टू टीच दिस मोर। इसमें मैं मस्ट आर्ट बना के समझाऊंगी तुम्हें। अब क्या रिलीजियस रिफॉर्म्स एंड डिबेट्स, इससे भी आता है भाई 5 मार्क का क्वेश्चन। मैं एक काम करूँ क्या, अगले वीडियो में ये 2 ही पार्ट समझा दूँ तुमको, हाँ, और तुमको होमवर्क दूँ बीच के पार्ट समझने का। ओके, सो ये तुम्हारा होमवर्क है। आई विल डेफिनेटली, मैं वीडियो अपलोड नहीं करूँगी ऐसा नहीं है, तुम्हारी डिमांड होगी मैं बीच वाले पार्ट्स का भी वीडियो अपलोड करूँगी। एंड ऑफकोर्स करूँगी, तुम करोगे नहीं डिमांड तो भी मैं करूँगी अपलोड। बट पहले हम ये चीज़ें डिस्कस करेंगे, वुमेन प्रिंट और ये सब। भाई अगर तुम्हारे एग्ज़ाम्स पास में आ रहे हो तो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। ये जो लास्ट 2 यूनिट्स है ना, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। And this is the end of a video. Saying thank you to you in a printed style. Thank you. Bye bye. All the best.